नमस्कार। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की काफी मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड के गहरे विचारों में उतर रहे हैं। जी हाँ। हमारे पास जो स्रोत हैं वो मुख्य रूप से इसी किताब पर आधारित हैं और हमारा मकसद है इसके उन खास सबकों को खंगालना जिन्होंने लाखों लोगों की पैसे को लेकर सोच बदली है। बिल्कुल। और ये किताब असल में दो बिल्कुल अलग आर्थिक दर्शनों की कहानी है ना? हाँ, बिल्कुल। और ये दर्शन रॉबर्ट कियोसाकी को उनके जीवन के दो प्रमुख पिता तुल्य व्यक्तियों से मिले। एक तरफ थे उनके अपने पिता जिन्हें वे पुअर डैड कहते हैं। वो उच्च शिक्षित थे, पीएचडी थे और हवाई राज्य के शिक्षा प्रमुख भी बने। वो पारंपरिक रास्ते में यकीन रखते थे, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे ग्रेड लाओ और एक सुरक्षित स्थिर नौकरी पाओ। मतलब जो हम सब सुनते आए। हाँ, बिल्कुल वही। उनका जीवन सरकार या बड़ी कंपनियों के लिए काम करने पर केंद्रित था। और दूसरी तरफ थे उनके दोस्त के पिता रिच डैड। रिच डैड। उनकी औपचारिक शिक्षा आप सोचिए 8वीं कक्षा तक ही थी, सिर्फ 8वीं। हाँ, पर वे हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बने। वे एक सफल उद्यमी थे, निवेशक थे और उनकी पैसे की समझ बहुत व्यवहारिक और गहरी थी। तो यही विरोधाभास है ना, यही इस किताब का दिल है। दो बुद्धिमान, प्रभावशाली लोग, पर पैसे को लेकर उनकी सलाह में जमीन आसमान का फर्क। सही कहा। और इसी विरोधाभास से हमें पहला और शायद सबसे चौंकाने वाला सबक मिलता है। हाँ, क्योंकि ये हमारी परवरिश और समाज की सीख के बिल्कुल उलट जाता है। अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते। ये सुनना ही अजीब लगता है। मतलब हम सब तो यही सीखते आए हैं कि भाई मेहनत करो, नौकरी करो ताकि पैसा कमा सको। पुअर डैड की भी तो यही सलाह थी। हाँ, थी तो रिच डैड का मतलब क्या था जब उन्होंने कहा पैसे के लिए काम मत करो? वो बिना काम किए अमीर कैसे बने? नहीं, देखिए, उनका मतलब ये नहीं था कि मेहनत मत करो। उनका मतलब था कि सिर्फ तनख्वाह के लिए अपनी पूरी जिंदगी खपा देना वो एक जाल है। जाल? कैसा जाल? रिच डैड ने इसे डर और इच्छा का जाल कहा। डर और इच्छा का जाल? हाँ, यानी पैसा न होने का डर लोगों को सुबह उठकर नौकरी पर जाने पर मजबूर करता है ना? हाँ, बिल्कुल। फिर जब तनख्वाह मिलती है तो इच्छाएं, बेहतर चीजें खरीदने की इच्छा, बेहतर जीवन शैली की इच्छा उन्हें सारा पैसा खर्च करने पर मजबूर कर देती हैं। अच्छा। और फिर अगले महीने वही चक्र, सुबह उठो, काम पर जाओ, पैसा कमाओ, खर्च करो। जिसे अक्सर रैट रेस या चूहा दौड़ कहा जाता है। बिल्कुल वही, लगातार भागते रहना पर कहीं पहुंचना नहीं। तो अगर अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते तो वे करते क्या हैं? मतलब पैसा उनके पास आता कैसे है फिर? वो पैसे को अपने लिए काम करने पर लगाते हैं। पैसे को अपने लिए काम पर लगाना? हाँ, वे अपना समय और मेहनत संपत्ति बनाने में लगाते हैं। संपत्ति मतलब वो चीजें जो आपकी जेब में पैसा डालती रहती हैं, भले ही आप उस वक्त सक्रिय रूप से काम न भी कर रहे हों। अच्छा, जैसे किराया आता है वैसा कुछ? हाँ, बिल्कुल। अमीर लोग पहले संपत्ति बनाते हैं और फिर उन संपत्तियों से होने वाली आय उनके खर्चों को पूरा करती है, उनकी नौकरी की तनख्वाह नहीं। ओह। तनख्वाह पर निर्भरता कम करना ही उनका लक्ष्य होता है। अच्छा, तो ये सिर्फ ज्यादा कमाने के बारे में नहीं है बल्कि ये कमाने के तरीके के बारे में। बिल्कुल। और यहीं से दूसरा सबक आता है, वित्तीय साक्षरता क्यों सिखाई जानी चाहिए। हाँ, फाइनेंशियल लिटरेसी ये एकेडमिक शिक्षा से कैसे अलग है? ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। देखिए, पुअर डैड एकेडमिक रूप से तो बहुत सफल थे, पर वित्तीय रूप से हमेशा संघर्ष करते रहे। और रिच डैड जो एकेडमिक रूप से कमजोर थे, वो आर्थिक रूप से बेहद सफल हुए। रिच डैड का मानना था कि हमारा स्कूल सिस्टम हमें अच्छा कर्मचारी बनना सिखाता है, मालिक बनना नहीं। सही। वो हमें पैसे कमाना सिखाता है, पर पैसे का प्रबंधन करना और उसे बढ़ाना वो नहीं सिखाता। और यही वित्तीय साक्षरता है। तो इस वित्तीय साक्षरता का सबसे बुनियादी नियम क्या है जिस पर किताब इतना जोर देती है? सबसे बुनियादी नियम है संपत्ति, एसेट्स और देनदारियों, लायबिलिटीज के बीच के अंतर को समझना। एसेट्स और लायबिलिटीज। हाँ, और ये सुनने में जितना आसान लगता है ना, कियोसाकी कहते हैं कि ज्यादातर लोग इसी में गलती करते हैं। हाँ, किताब कहती है कि अमीर लोग संपत्ति जमा करते हैं जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग देनदारियां जमा करते हैं और अक्सर उन्हें ही संपत्ति समझ लेते हैं। बिल्कुल। तो इसे थोड़ा और साफ करेंगे, संपत्ति क्या है, देनदारी क्या है रिच डैड के हिसाब से? बिल्कुल। रिच डैड की परिभाषा बहुत सीधी थी। संपत्ति वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। पैसा डालती है? हाँ। और देनदारी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। बस इतना ही। बस इतना ही? हाँ। उदाहरण के लिए, अगर आपने घर खरीदा है
जिसमें आप खुद रहते हैं, तो वो आपके लिए संपत्ति नहीं, देनदारी है। अरे, लेकिन अपना घर तो मतलब सबसे बड़ी संपत्ति मानी जाती है, ये कैसे देनदारी हुई? आप सोचिए ना, वो घर आपकी जेब में पैसा डाल रहा है या निकाल रहा है? इसकी ईएमआई भरते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, मेंटेनेंस पे खर्च करते हैं, ये सब पैसा आपकी जेब से निकाल रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि भविष्य में उसकी कीमत बढ़ जाए, पर जब तक वो आपको नियमित आय नहीं दे रहा, रिच डैड के अनुसार वो आपकी देनदारी है। अच्छा, ये तो सोचने का बिल्कुल अलग तरीका है। तो फिर संपत्ति का उदाहरण क्या होगा? संपत्ति होगी जैसे मान लीजिए एक और प्रॉपर्टी जिसे आपने किराए पर दिया हुआ है और उसका किराया आपकी ईएमआई और खर्चों से ज्यादा है, वो आपकी जेब में पैसा डाल रहा है। ठीक है। या स्टॉक या बॉन्ड जिनसे आपको डिविडेंड या ब्याज मिल रहा है, या कोई बिजनेस जो आपके बिना चलाए भी मुनाफा कमा रहा है, आपकी लिखी किताब की रॉयल्टी, ये सब आपकी जेब में पैसा डाल रहे हैं। तो मतलब मध्यम वर्ग की गलती यही है कि वो कार, बड़ा घर, लेटेस्ट गैजेट जैसी देनदारियां खरीदते हैं और उन्हें अपनी हैसियत या संपत्ति का प्रतीक मानते हैं। एकदम सही। बिल्कुल। रिच डैड का नियम था, पहले संपत्ति खरीदो, फिर उन संपत्तियों से जो पैसा आए उससे अपनी पसंद की चीजें या देनदारियां खरीदो। वाह। इस तरह आपकी संपत्ति आपकी देनदारियों का बोझ उठा रही है, आपकी मेहनत की कमाई नहीं। ये सोच का बुनियादी फर्क है। ये वाकई सोचने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है। संपत्ति पहले, देनदारी बाद में, वो भी संपत्ति की कमाई से। अच्छा, इस सोच को आगे बढ़ाते हुए तीसरा सबक आता है, अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। हाँ, इसका क्या मतलब है? क्या ये कह रहे हैं कि नौकरी छोड़ दो? जरूरी नहीं कि तुरंत नौकरी छोड़ दी जाए। इसका गहरा मतलब है कि अपनी नौकरी या पेशा यानी प्रोफेशन और अपने व्यवसाय यानी बिजनेस के बीच के फर्क को समझें। प्रोफेशन और बिजनेस अलग हैं। हाँ, ज्यादातर लोग अपनी नौकरी को ही अपना सब कुछ मान लेते हैं। वो डॉक्टर, वकील, इंजीनियर या मैनेजर होते हैं, ये उनका पेशा है। लेकिन उनका अपना व्यवसाय क्या है? रिच डैड के अनुसार आपका व्यवसाय आपका संपत्ति वाला कॉलम है, न कि आपकी आय वाला कॉलम। तो आप कह रही हैं कि एक डॉक्टर जो अपनी क्लिनिक चलाता है, उसका पेशा तो डॉक्टरी है, लेकिन उसका अपना बिजनेस तब तक नहीं है जब तक वो ऐसी संपत्ति नहीं बनाता जो उसके बिना भी आय दे। बिल्कुल। जैसे कि मान लीजिए इस क्लिनिक की बिल्डिंग से किराया आना, या स्टॉक मार्केट में निवेश, या कोई और साइड बिजनेस। हाँ, बिल्कुल। पुअर डैड जीवन भर सरकार के लिए काम करते रहे, वो उनका पेशा था, पर उनका अपना कोई व्यवसाय नहीं था जिससे संपत्ति बने। रिच डैड ने कई व्यवसाय बनाए और रियल एस्टेट में निवेश किया, वो उनका असली काम था, उनका बिजनेस था। सलाह ये है कि अपनी दिन की नौकरी करते रहें, ठीक है, हाँ, लेकिन अपनी कमाई का कुछ हिस्सा नियमित रूप से ऐसी संपत्ति खरीदने में लगाएं जो आपके लिए आय उत्पन्न करे। धीरे धीरे अपना संपत्ति वाला कॉलम बनाते जाएं। यानी किसी और के बिजनेस को, मतलब अपनी नौकरी को बनाने के साथ साथ अपना खुद का बिजनेस, अपनी संपत्ति भी खड़ी करें। हाँ, ये रियल एस्टेट हो सकता है, स्टॉक, बॉन्ड, या कोई छोटा पार्ट टाइम बिजनेस। कुछ भी। लक्ष्य ये है कि एक दिन आपकी संपत्ति से होने वाली आय आपके खर्चों से ज्यादा हो जाए, और तब आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र कहलाएंगे। हाँ, तब चुनाव आपका होगा। आप चाहे तो नौकरी जारी रखें या चाहे तो छोड़ दें। ये स्वतंत्रता का विचार बहुत आकर्षक है, लेकिन संपत्ति बनाने और खासकर बिजनेस खड़ा करने में टैक्स वगैरह का मामला भी तो आता होगा। जरूर आता है। ये हमें चौथे सबक पर लाता है, करों का इतिहास और निगमों मतलब कॉरपोरेशंस की शक्ति। ये थोड़ा जटिल लगता है। हाँ, सुनने में लगता है। क्या ये सिर्फ बड़े बिजनेस वालों के लिए है? नहीं, कियोसाकी कहते हैं कि ये समझना हर किसी के लिए जरूरी है जो आर्थिक रूप से आगे बढ़ना चाहता है। रिच डैड का मानना था कि अमीर लोग कानूनी रूप से कम टैक्स इसलिए नहीं देते कि वे चालाक हैं, अच्छा, बल्कि इसलिए कि वे खेल के नियमों को समझते हैं। और निगम यानी कॉर्पोरेशन उन नियमों का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये काम कैसे करता है? मतलब आम आदमी और एक निगम के टैक्स भरने में क्या फर्क है? सबसे बड़ा फर्क पैसे के प्रवाह के क्रम में है। देखिए, एक सामान्य कर्मचारी या छोटा व्यवसायी, सोल प्रोप्राइटर जिसे कहते हैं, वो पहले कमाता है, हाँ, फिर सरकार को टैक्स देता है, और फिर जो बचता है उससे खर्च करता है। हमारी सैलरी से टैक्स पहले कटता है, फिर हमें पैसा मिलता है ना? हाँ, बिल्कुल, टीडीएस कट जाता है। लेकिन एक निगम का ढांचा अलग होता है। निगम पहले कमाता है, ठीक है, फिर अपने सभी जायज व्यावसायिक खर्चे करता है, जैसे सैलरी, किराया, यात्रा, ऑफिस सप्लाई वगैरह। अच्छा, खर्चे पहले। हाँ, खर्चे पहले, और उसके बाद जो मुनाफा बचता है उस पे टैक्स देता है। ओह,
यानी वे टैक्स देने से पहले अपने पैसे का एक बड़ा हिस्सा व्यापार में वापस लगा सकते हैं या खर्च कर सकते हैं। वाह, तो निगम का इस्तेमाल करके टैक्स बचाने का ये तरीका मतलब सोचने का नजरिया ही बदल देता है। ये तो बहुत बड़ा फायदा है। तो क्या रिच डैड सबको कंपनी बनाने की सलाह देते थे? वे इसकी शक्ति समझने की सलाह देते थे। उनका कहना था कि वित्तीय रूप से समझदार बनने के लिए आपको 4 क्षेत्रों में ज्ञान होना चाहिए। 4 क्षेत्र कौन से? पहला, लेखांकन यानी अकाउंटिंग नंबर्स को समझना। दूसरा, निवेश यानी इन्वेस्टिंग, पैसे से पैसा बनाना। तीसरा, बाजार को समझना, मतलब डिमांड और सप्लाई का खेल। और चौथा, कानून, खासकर कॉर्पोरेट और टैक्स कानून की बुनियादी समझ। अच्छा, ये ज्ञान आपको अपने पैसे को बचाने और बढ़ाने में मदद करता है। चाहे आप निगम बनाए या ना बनाए, आप कम से कम सही सलाहकारों की मदद तो ले पाएंगे ना। ये समझदारी की बात है। अच्छा, अब आते हैं 5वें सबक पर। ये मुझे हमेशा से थोड़ा रहस्यमयी सा लगता है। अमीर पैसे का आविष्कार करते हैं, द रिच इन्वेंट मनी। इसका क्या मतलब है? क्या वो सच में नोट छापते हैं? हाँ, एक तरह से नोट नहीं छापते, लेकिन वे अवसर पैदा करते हैं या उन अवसरों को पहचान लेते हैं जिन्हें दूसरे नहीं देख पाते। अच्छा, कियोसाकी कहते हैं कि पैसा असल में एक आइडिया है। दुनिया अवसरों से भरी है, लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि उन्हें पैसे की एक ही कहानी सिखाई गई है, कड़ी मेहनत करो और पैसा बचाओ। और शायद इसलिए भी कि वे जोखिम लेने से डरते हैं। जैसे पुअर डैड हमेशा सुरक्षित रास्ते पर चलते थे। बिल्कुल, पुअर डैड वित्तीय सुरक्षा चाहते थे, इसलिए वे जोखिम से बचते थे। रिच डैड वित्तीय स्वतंत्रता चाहते थे, इसलिए वे जोखिम उठाना सीखते थे। लेकिन अंधाधुन नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सोचे समझे परिकल्पित, मतलब कैलकुलेटेड जोखिम लेते थे। उनका मानना था कि जिसे लोग जोखिम कहते हैं वो अक्सर ज्ञान की कमी होती है। ज्ञान की कमी? हाँ, जितना ज्यादा आप किसी चीज के बारे में जानेंगे, उतना ही कम वो जोखिम भरा लगेगा। वो कहते थे वित्तीय बुद्धिमत्ता यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस ही जोखिम को कम करती है। क्या आप इसका कोई उदाहरण दे सकती हैं कि ये पैसे का आविष्कार कैसे किया जाता है? जरूर। मान लीजिए रियल एस्टेट मार्केट में मंदी है, कीमतें गिरी हुई हैं और सब डरकर बेच रहे हैं। हाँ, ऐसा होता है। ज्यादातर लोग इसे खतरा मानेंगे, लेकिन वित्तीय रूप से साक्षर व्यक्ति इसे कम कीमत पर अच्छी प्रॉपर्टी खरीदने का अवसर देख सकता है। या शायद वो कोई ऐसी डील ढूंढ ले जहां उसे प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत कम या बिल्कुल भी अपना पैसा ना लगाना पड़े, जिसे नो मनी डाउन डील्स कहते हैं। बिना पैसे लगाए? हाँ, वे अलग अलग निवेशकों को साथ लाकर या बेचने वाले से ही फाइनेंसिंग करवाकर सौदा बना लेते हैं। ये पैसे का आविष्कार करने जैसा है, बिना पैसा होते हुए भी पैसा बनाना। अच्छा। इसी तरह वे स्टॉक मार्केट की गिरावट में या नए स्टार्टअप में अवसर देखते हैं जब दूसरे डर रहे होते हैं। तो ये रचनात्मकता, समस्या समाधान और वित्तीय ज्ञान का मेल है। ये सिर्फ किस्मत की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। और अब हम आते हैं छठे और अंतिम सबक पर। सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम ना करें। वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। ये थोड़ा पहले सबक जैसा लगता है, पर इसमें क्या खास है? इसमें खास ये है कि ये करियर के शुरुआती सालों के लिए या जब आप मान लीजिए दिशा बदल रहे हो, तब के लिए एक बहुत शक्तिशाली सलाह है। पहला सबक था कि जीवन भर सिर्फ तनख्वाह के लिए काम न करें। ये छठा सबक कहता है कि जब आप काम चुनें, खासकर शुरुआत में, तो उसे सिर्फ तनख्वाह के लिए ना चुनें। तो किस लिए चुनें? इसलिए चुनें कि आप वहां क्या सीखेंगे। सीखने के लिए ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जिन्हें रिच डैड ज्यादा महत्वपूर्ण मानते थे? रिच डैड उन स्किल्स पर जोर देते थे जो आपको पैसा बनाने और प्रबंधित करने में सीधे मदद करें, बजाय किसी एक विशेष पेशे की तकनीकी स्किल के। जैसे संचार यानी कम्युनिकेशन, लिखना, बोलना, मोलभाव करना, नेतृत्व यानी लीडरशिप, लोगों को प्रेरित करना, टीम बनाना, बिक्री और विपणन मतलब सेल्स एंड मार्केटिंग, अपने आइडिया या प्रोडक्ट को बेचना सीखना। ये तो बहुत जरूरी है। हाँ, और जाहिर है पैसे का प्रबंधन, मनी मैनेजमेंट और इन्वेस्टिंग। कियोसाकी ने खुद भी तो ज़ेरॉक्स में सेल्स की नौकरी की थी ना? हाँ, की थी। सिर्फ इसलिए कि वो बेचने का डर दूर कर सकें, भले ही तनख्वाह बहुत अच्छी नहीं थी। फिर उन्होंने मार्केटिंग, निवेश, बिजनेस मैनेजमेंट सीखा। बिल्कुल, क्योंकि ये कोर स्किल्स हैं। ये आपको किसी भी क्षेत्र में सफल होने में मदद करती हैं। हो सकता है आपकी पहली नौकरी में तनख्वाह कम हो, लेकिन अगर आप वहां सेल्स, मैनेजमेंट या फाइनेंस की बारीकियां सीख रहे हैं
तो वो ज्ञान लंबे समय में आपको कहीं ज्यादा अमीर बना सकता है। बनिस्बत एक ऐसी नौकरी के जहां तनख्वाह ज्यादा है पर सीखने को कुछ खास नहीं। सही। सीखना आपकी सबसे बड़ी संपत्ति बन सकता है। तो ये थे रिच डैड पुअर डैड के 6 मुख्य सबक। अगर हम इन सब बातों को समेटें तो श्रोताओं के लिए सबसे बड़ा संदेश क्या है? ऐसा क्या है जो उन्हें इस चर्चा से याद रखना चाहिए? सबसे बड़ा संदेश शायद यही है कि अमीर बनना सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये आपकी सोच, आपकी मानसिकता के बारे में है। मानसिकता। हाँ, ये किताब कोई जल्दी अमीर बनो स्कीम नहीं बताती, ये पैसे को देखने का आपका नजरिया बदलने की बात करती है। अलग अलग दिशा दी। पुअर डैड उच्च शिक्षा और सुरक्षित नौकरी के बावजूद पैसों के लिए संघर्ष करते रहे। रिच डैड कम औपचारिक शिक्षा के साथ भी वित्तीय साक्षरता, संपत्ति निर्माण और पैसे को अपने लिए काम करवाने के सिद्धांतों पर चलकर अमीर बने। तो मुख्य निष्कर्ष अगर हम संक्षेप में कहें तो ये है। हाँ। पहला, सिर्फ तनख्वाह के लिए काम करने के जाल से बाहर निकले, संपत्ति बनाए जो आय उत्पन्न करे। ठीक है। दूसरा, वित्तीय साक्षरता हासिल करें, संपत्ति और देनदारी का फर्क जाने और समझें कि पैसा कैसे काम करता है। तीसरा, अपनी नौकरी के साथ साथ अपना असली व्यवसाय बनाएं, यानी अपना संपत्ति वाला कॉलम खड़ा करें, अपना बिजनेस। हाँ। चौथा, खेल के नियमों को समझें, जाने के टैक्स और निगम जैसी चीजें आपके फायदे के लिए कैसे काम कर सकती हैं। पांचवा, अवसरों को पहचानना और बनाना सीखें, सोच समझकर जोखिम लें और जाने के ज्ञान ही जोखिम को कम करता है। और छठा, हमेशा सीखते रहें, पैसे के लिए नहीं बल्कि कौशल हासिल करने के लिए काम करें। ये सिद्धांत वाकई किसी की भी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने की क्षमता रखते हैं, चाहे उनकी शुरुआत कहीं से भी हो। और अंत में एक विचार जो इस किताब के सार को पकड़ता है और शायद हमारे श्रोताओं को सोचने पर मजबूर करेगा। बिल्कुल, रिच डैड पुअर डैड का सबसे बड़ा रहस्य शायद यही है। ये इस बारे में नहीं है कि कोई कितना कमाता है, अच्छा, बल्कि ये इस बारे में है कि कोई कितना रखता है, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कि उसका रखा हुआ पैसा उसके लिए कितनी मेहनत करता है। अगर ये मानसिकता बदल जाए, हाँ, तो आर्थिक भविष्य बदलना संभव है। क्या आपकी सोच आपको अमीर बना रही है या गरीब? इसी सवाल पर विचार करने के लिए हम आपको छोड़ते हैं।